तो बच्चों, हम लोगों ने अभी जैव अणु में परिचय और परिभाषा देखा। उसके बाद अब हम लोगों को इसका वेरी फर्स्ट टॉपिक जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो अब तक हम लोगों को पता है तो वो यही पता है कि यह एक जैव अणु है, और दूसरा चीज पता है कि यह एक ऊर्जा अणु है। यह एक ऊर्जा अणु है। अब एक बात देखिए, ऊर्जा अणु का मतलब ये है, चाहे लकड़ी है चाहे अनाज है। अनाज खाते हैं तो भी ऊर्जा मिलती है, लकड़ी जलाते हैं तो भी ऊर्जा मिलती है। मतलब ऊर्जा का जो प्राइम सोर्स है अपने धरती पे, मतलब जैविक रूप में, वो आपका कार्बोहाइड्रेट ही है, जो मुख्य स्रोत है। यह प्रकृति में पाया जाने वाला, यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है। अब ये प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। जैसे प्लास्टिक वगैरह तो हम लोग बनाते हैं ना, ये प्रकृति में ही पाया जाता है। जैसे पौधे हो गए उसमें पाया जाएगा, उनके फलों में पाया जाएगा। इसके बाद यह एक ऊर्जा अणु है, वो हमने ऑलरेडी लिख दिया। कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है, यह सिर्फ तीन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। या कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बना होता है। मैंने 70% पादप शरीर का 70% भाग कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट बना होता है 70% भाग। पौधों के शरीर का 70% भाग कार्बोहाइड्रेट होता है। ये बात देख लीजिए। इसका निर्माण जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका निर्माण सभी लोग जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रक्रिया या प्रक्रम द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि 6 CO2 12 H2O से मिलकर सूर्य प्रकाश एवं क्लोरोफिल को उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 ये का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर मैं इसी चीज को जनरल एक्सप्रेशन के रूप में लिखूं, ये तो ग्लूकोज का बनना है, ये ग्लूकोज बना कि नहीं बना? ये जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब जरा इसका बड़ा रूप लेते हैं। देखिए, अब यही चीज अगर मान लीजिए HCO2 प्लस YH2
अगर ये इन्वॉल्व किया जाए तो ये क्या बनेगा भाई? सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल, तो ये बनेगा CxH2O प्लस XO2। ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, सामान्य समीकरण। तो अब देखिए सामान्य सूत्र क्या निकला? सामान्य सूत्र एकदम सिंपल, CxH2O का Y। अब ये देखिए बेटा, CX और H2O का Y कार्बोहाइड्रेट के लिए। और अगर मान लिया जाए कि जो सरलतम होगा, सरलतम कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है। अगर मैं सरलतम की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट, तो सरलतम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि x = y = n, x और y का मान बराबर होगा। यानी सिंपल बात ये है कि अगर यही फॉर्मूला मुझे लिखना हो तो मैं x को भी n लिखूंगा और y को भी n लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? यानी ध्यान दीजिए कि CnH2O का होल n, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2O का n। ये सरलतम है, सबसे सिंपल का। और यहां पे फिक्स है कि n का मान जो हो 3 या अधिक होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि C3H6O3 ये कार्बोहाइड्रेट है, C4H8O4 ये भी कार्बोहाइड्रेट है। अगर 3 कार्बन है, इनका मान क्या है यहां पे? 3, तो इसे हम ट्राइओज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइओज। अगर n का मान 4 है तो इसको मैं बोलूंगा, 4 को क्या बोलते हैं? टेट्रा। क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो इसे मैं टेट्रोस बोलूंगा। अगर यही 5 होता तो, अगर मान लिया जाए कि यही मैं, अगर देखिए ध्यान से बात, अगर मैं यही चीज अगर 5 होता है, यानी इनका मान 5 रख दीजिए, तो C5 यहां पे रखिए, 5 दूने 10 O5। तो अब ये देखिए ये पेंटोज होगा, और वही अगर n का मान 6 रखिएगा, C6H12O6, तो यही हो जाएगा माने हेक्सोज। हेक्सा माने 6, हेक्सोज। तो ये स्थिति बनती है। लेकिन यहां पे एक नोट पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि 1 और 2 कभी नहीं सोचेंगे आप लोग, क्योंकि अगर मान लिया जाए, नोट पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, कि CH2O अगर n का मान 1 रखते हैं तो ये बेटा जी क्या बनेगा? HCHO। ये देखिए ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगर n का मान 2 रखिएगा तो जगह C2H4O2 यानी CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये दोनों यानी 3 से कम के लिए n का मान 3 से कम हो, अगर 3 कार्बन से कम है तो कभी भी कार्बोहाइड्रेट संभव नहीं है।
इस बात को एकदम ध्यान रखना है। अगर एक रखेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा इस फॉर्मूले में, दो रखेंगे तो एस्टिक अम्ल हो जाएगा। दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अब मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में अगर और मैं थोड़ा सा विस्तृत करूँ, ये तो इसके जनरल बातें हो गई। ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है कि अच्छा ये भी ध्यान रखना है, 3 हो तो ट्राइओज, 4 हो तो टेट्रोज, 5 हो तो पेंटोज, 6 हो तो हेक्सोज, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। अब कुछ और खास बात, जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसको हम लोग शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शर्करा। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग शर्करा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे सैकेराइड भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहा जाता है। इसे हम सैकेराइड भी कहते हैं, इसे सैकेराइड क्योंकि ये जो शब्द है सैकेरम से आया है। सैक्रम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मीठा या मीठा, शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट प्रायः स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए हम इसे सैकरम या शर्करा दोनों ही कहते हैं। तो अब मैं जो चैप्टर में इस्तेमाल करूंगा, इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं? सैकेराइड भी यूज कर सकता हूं, शर्करा यानी शुगर भी कह सकता हूं। तो अब कार्बोहाइड्रेट केवल कार्बोहाइड्रेट के नाम से नहीं जाना जाएगा, शुगर के नाम से भी जाना जाएगा और सैकेराइड के नाम से भी जाना जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अब अगर मैं इसके, अब हम जो अभी तक जाने हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा अणु है, जैव अणु है, तो बृहद अणु होगा ही, 10,000 यूनिट से इसका ज़्यादा मास होगा ही। पौधों का 70% भाग ये कंपोज करता है, माने प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में बनता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना। अब हम इसके प्रकार की बात करेंगे। तो इसको जब हम वर्गीकृत करते हैं तो हेडिंग डालेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब ये देखिए, अब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करेंगे बेटा। पहला जो सामान्य वर्गीकरण है, स्वाद के आधार पर हम लोग करेंगे। स्वाद के आधार पर 2 प्रकार का होगा। एक होगा शर्करा, यानी इसे हम शुगर कहेंगे, और एक होगा अशर्करा, शर्करा, इसे हम नॉन शुगर कहेंगे। एक शर्करा होगा और एक अशर्करा होगा। अगर मैं इसको इसके सामान्य मतलब अपचायी प्रवृत्ति के आधार पर, यानी बोलिए तो प्रवृत्ति के आधार पर बांटे, प्रवृत्ति के आधार पर, अगर प्रवृत्ति के आधार पर बांटे तो इसके 2 प्रकार होंगे। एक अपचायी शर्करा, रिड्यूसिंग शुगर, और एक होगा अनअपचायी शर्करा। अब ये देखिए, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखिए, अगर जल वियोजन के आधार पे बांटे, यानी हाइड्रोलाइसिस के आधार पे, तो 3 प्रकार का होगा। जल अपघटन के आधार पे से प्राप्त
उत्पाद के आधार पे। 3 मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। आज इस वीडियो में बेटा जी मैं केवल ये वाला पार्ट स्वाद के आधार पे इसको डिस्कस करेंगे। अगले वीडियोस में मैं इसको और इसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्वाद के आधार पे इसका वर्गीकरण देखते हैं। बहुत आसान है स्वाद के आधार पे। दिन रात आप लोग भी लकड़ी वकड़ी खाए हैं कि नहीं? आप लोग लकड़ी में कोई स्वाद नहीं होता, लकड़ी को टेस्ट कीजिए। वही चीनी फाँकिए, चीनी खाइए, मीठा होता है। तो स्वाद के आधार पे अगर देखते हैं तो 2 प्रकार का होगा, एक होगा शर्करा और एक अशर्करा। इसमें अंतर 3 अंतर है और एक उदाहरण है। पहला, ये इसका स्वाद मीठा होता है, स्वाद में मीठे होते हैं। इसका स्वाद कैसा होगा बेटा? मीठा। और ये स्वादहीन होगा, स्वादहीन होता है। अच्छा, ये क्रिस्टलीय होता है। चीनी वगैरह अगर आपने देखा होगा, ग्लूकोज वगैरह का जो आप लोगों ने जनरल गर्मी के मौसम में भी देखा होगा, पीते होंगे, तो ये जो है क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय होता है। और ये जो है अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय का मतलब है बेटा जी छद्म, छद्म ठोस। लकड़ी, अच्छा, ये जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होगा? क्या? घुलनशील। और जबकि ये क्या होगा? जल में अघुलनशील। जल में अघुलनशील। अब ये जल में घुलनशील है और ये क्या है? जल में अघुलनशील है। और उदाहरण के रूप में ग्लूकोज हो गया, आप लोग फलों का जूस का पानी में घोलते ही हैं, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, चीनी, इसमें आपका सेलुलोज हो गया। अनाज, चावल को देखिए गरम करके पकाते हैं तब भी वो नहीं घुलता है। कोई भी अनाज पूरी तरह से नहीं घुल सकता, घुलता ही नहीं है, वो स्टार्च है। क्या है वो? स्टार्च। इसका उदाहरण है स्टार्च और सेलुलोज। कागज, सेलुलोज समझ रहे हैं? ये अनाज और ये पेपर, कागज, कागज, लकड़ी, ये सब उसी का कैटेगरी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने स्वाद के आधार पर वर्गीकरण किया। इसका बाकी 2 वर्गीकरण जो है, एक प्रवृत्ति के आधार पे और दूसरा जल वियोजन के आधार पे, वो अगले वीडियोज में करेंगे। आप इसके क्वेश्चन इसके साथ, इस वीडियो के साथ मैंने लगा रखा है, उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा और देखिए कि उसमें कितना आप लोग स्कोर कर पाते हैं। थैंक यू बेटा।